तो गाइज ऐसा लग रहा था कि डे 9 मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, क्योंकि मैं पानी में फंसा हुआ था और बाहर थे ज़ोंबीज। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे देखा तो मेरे दोस्त मुझे बचाने आ गए थे। चंपाकली और चोप बोट लेकर मैं फटाफट से उनकी बोट पे चढ़ा और ज़ोंबीज को पेलना शुरू कर दिया। उन दोनों ने मेरी जान बचा ली, मैं सच में उनका बहुत आभारी रहूंगा। फिर हमने सारे के सारे ज़ोंबीज को पेला, लेकिन ज़ोंबीज काफी सारे थे तो इसलिए हम वहां से निकल गए बोट लेकर और समुद्र की तरफ आ गए, क्योंकि समुद्र में कोई भी ज़ोंबी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। एंड हमारे साइड में एक छोटा सा आइलैंड था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज की रात उस आइलैंड पर ही बिताई जाए, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो मैं गया उस आइलैंड के पास और वहाँ पर मुझे कोई ज़ोंबी भी नहीं दिख रहा था। वो आइलैंड काफी ज्यादा सुनसान था। फाइनली हम उस आइलैंड के पास पहुंचे, वहाँ पर मैंने अपनी बोट पार्क करी। रात का टाइम हो रहा था। जैसे ही मैं उस आइलैंड पे गया वहाँ पर मुझे एक कैबिन दिखा और काफी सारी सप्लाईज भी थी और वहाँ पर एक कैंप फायर भी थी। लेकिन अचंभव की बात यह थी कि उस आइलैंड पर कोई नहीं था। तो फिर ये कैबिन और इतना सारा सामान आया कहाँ से? ऐसा लगता है यहाँ पर पहले कोई सर्वाइवर्स रहते होंगे जो कि अब नहीं बचे। फिर फाइनली मैंने कैबिन के चारों ओर देखा, लेकिन तब भी मुझे कुछ नहीं मिला। आइलैंड पे जाना टाइम वेस्ट था, तो इसलिए सुबह होते ही हम वहाँ से निकल गए। जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था तभी मुझे गोलियों की आवाज़ आई। गोलियों की आवाज़ आई, इसका मतलब वहाँ पर कोई ना कोई सर्वाइवर तो ज़रूर होगा। मैं फटाफट से गया देखने के लिए, लेकिन वहाँ पर मुझे ज़ोंबीज़ के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। लगता है सारे सर्वाइवर मारे जा चुके हैं और सारे के सारे ज़ोंबीज़ मेरी तरफ आ रहे थे, लेकिन मैंने सबको मार दिया। और वहाँ पर मुझे एक कार भी मिल गई जो कि ठीक ठाक थी और चलती भी थी। फिर चंपाकली और चोप को मैंने अपनी गाड़ी में बिठाया और चला गया शहर की तरफ, क्योंकि अब हमें सप्लाईज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी जो कि हमें शहर में ही मिलेंगे। अरे ये क्या हुआ गाइज? चोप ने तो पीछे का बम्पर ही तोड़ दिया। फिर आगे चलकर हमने अपनी गाड़ी चेंज करी और जीप में बैठ गए, क्योंकि उस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा कम स्पेस था। और अब हम शहर की तरफ जा ही रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना माइकल को एक कॉल लगाई जाए। वैसे मैं उम्मीद तो नहीं कर रहा था, क्योंकि ज़ोंबी अपोकलिप्स हो चुका था और माइकल भी अब तक ज़ोंबी बन चुका होगा। लेकिन जैसे ही मैंने माइकल को कॉल लगाई तो एक चमत्कार हुआ और माइकल ने कॉल उठा ली। माइकल ने मुझे अपनी लोकेशन बताई और वो अभी ज़ोंबी से छुपा हुआ बैठा था। तो इसलिए मैं फटाफट से बिना देरी करे हाईवे के डिवाइडर्स को कुचलता हुआ माइकल की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि अब हमारा जिगरी साथी माइकल हमारे साथ होने वाला है। फाइनली मैंने माइकल को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से पिकअप किया, क्योंकि वो वहीं छुपा बैठा था और लॉस सैंटोस शहर पूरा का पूरा खाली पड़ा था। वहाँ पर मुझे ज़ोंबीज़ के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। इवन ज़ोंबीज़ भी नहीं दिख रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए सब। फिर मैंने माइकल से जिमी, ट्रेसी और अमांडा के बारे में पूछा और माइकल ने मुझे बताया कि वो तीनों सेफ है, क्योंकि वो नॉर्थ यंगटन जा रखे हैं। जैसे ही ज़ोंबी आउटब्रेक हुआ था वैसे ही सारे के सारे लोग नॉर्थ यंगटन की फ्लाइट में निकल के नॉर्थ यंगटन जाने लग रहे थे। तो माइकल ने जिमी, अमांडा और ट्रेसी को भी नॉर्थ यंगटन की फ्लाइट में बिठा दिया था और वो खुद लॉस सैंटोस में इसलिए रह गया क्योंकि फ्लाइट में जगह नहीं थी। माइकल ने अपनी फैमिली के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। गाइस कमेंट में माइकल के लिए एक हार्ट ज़रूर छोड़ देना। फिर फाइनली मैं माइकल को अपने बेस की तरफ ले जा रहा था, क्योंकि अब अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें साथ में काम करना पड़ेगा। टीम वर्क से ही हम जिंदा रह सकते हैं। जैसे ही मैं अपने बेस की तरफ जा रहा था तो आगे चलकर मुझे अपने जीपीएस पे सर्वाइवर दिखे, और अभी फ़िलहाल के लिए जितने सर्वाइवर हो सके उतना बढ़िया है। तो फाइनली हमने एक सर्वाइवर को अपना दोस्त बना लिया और उसे अपनी गाड़ी में बैठाया, क्योंकि गाड़ी में जगह नहीं थी। तो इसलिए हम एक ही सर्वाइवर को अपने साथ अपने बेस पे ले आए। तो गाइज माइकल का कहना है कि नॉर्थ यंगटन एक ज़ोंबी फ्री जगह है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो डे 9 तो हमारा ऐसे ही ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे चलकर हम देखेंगे नॉर्थ यंगटन जाने का रास्ता। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।